One second. Okay, I'm live now. Okay, we'll start. One second. Okay, I'm live now. Okay, one second. Okay, I'm live now. Okay, we'll start with our unit 1 now. We'll start with the topic on net banking and other kinds of online banking and everything. So what is internet banking or on net banking? It refers to the banking services which can be used by depositors or the customers to manage different aspects of their bank account through the internet rather than personally visiting a branch. आप ऑनलाइन ही अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज कर सकते हो और विच आपको पहले की तरह ब्रांच तक जाके काम करवाने की ज़रूरत नहीं है. It involves the delivery of banking services to a customer at home or office through electronic delivery channels. आप अपने घर से, अपने ऑफिस से, बैंक के अपने जो भी सर्विसेज आपको अवेल करनी है आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कैश रिसीट, पेमेंट ऑफ बिल, बैलेंस इंक्वायरी. ये सारे काम आप बिना बैंक ब्रांच जाए ऑनलाइन कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी. They can be done 24/7 anywhere anytime आप as per your convenience. क्योंकि ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, कभी भी आप लॉग इन करके आपका बैंक ट्रांसफर है, रिसीव करने हैं पैसे, बिल पे करना है, पासबुक में से आपको अपने बैलेंसेस चेक करने हैं, एनीथिंग यू कैन डू एनी टाइम एनीवेयर थ्रू द इंटरनेट. Net banking also promotes delivery of quick information about different products and services and also eliminates the cost of physically processing the paperwork. बैंक के लिए एक फ़ायदा है कि बैंक को आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए कि डिफरेंट कार्ड्स के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स जो आप कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू कोई बिल्स पे करने हैं, शॉपिंग करनी है, उन सारी इंफॉर्मेशन को बैंक्स आपको ऑनलाइन ही दे सकते हैं. और इन सब में पेपर वर्क जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है. देयर इज़ नो द कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट पेपर वर्क. उसमें जो मैन पावर लगे, उसमें जो पेपर वर्क की कॉस्ट है, सब खत्म हो जाती है व्हेन नेट बैंकिंग इज यूज्ड. तो कौन कौन सी सर्विसेज यूज होते हैं? एक होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन. कोर बैंकिंग सोल्यूशन या इसको बोलते हैं एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है बैंक्स का, जिसमें बैंक्स के जितने भी ब्रांचेस हैं, अकाउंट्स हैं, आपस में वो एक प्लेटफॉर्म पे लिंक्ड है. तो इट्स नॉट लाइक कि आपका जिस ब्रांच में जाके अगर आपको कोई इमरजेंसी में काम पड़ गया, ब्रांच जाना काम करवाने के लिए, आप किसी भी ब्रांच में जाके आप पूछ सकते हैं, अनलेस बैंक एक्सप्लिसिटली सेज कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको अपने ही ब्रांच में जाना पड़ेगा, वो आपका काम करवा देते हैं. रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, जो रिटेल कस्टमर्स, हम जैसे, आप जैसे इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट है, हम सब रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं यूजिंग नेट बैंकिंग, बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ, फ़ोन का बिल, वाईफाई, एनीथिंग कैन बी पेड यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग. टैक्सेस की पेमेंट भी, ITR की रिटर्न्स भी ऑनलाइन यूजिंग नेट बैंकिंग फिल करने का, फाइल करने का ऑप्शन होता है. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट्स भी बैंक्स की जितनी सर्विसेज यूज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, दे कैन ऑल्सो यूज अ कॉर्पोरेट अकाउंट एंड perform all the activities using online banking or net banking. Foreign exchange, if somebody needs foreign exchange to travel abroad, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंजेस भी बैंक के को रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग. या फिर एक बार रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है तो फंड्स भी आपको ऑनलाइन आ जाते हैं आपके फॉरेक्स की जिस भी करेंसी में चाहिए. ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग्स, एयर, ट्रेन, बस ट्रैवल, सबकी बुकिंग्स भी यूजिंग नेट बैंकिंग हो सकती है. डिपॉजिटरी सर्विसेज, इफ समबडी हैज़ अ डीमैट अकाउंट, तो वो बैंक के थ्रू टाई अप होता है उसका, उसमें आप लॉगिन करके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो करते हैं वो भी नेट बैंकिंग के थ्रू ऑप्शन होता है, बैंक्स देते हैं. ऑनलाइन RTGS और NEFT सर्विसेज. RTGS है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विसेज. ये जो होती हैं ये सारी नेट बैंकिंग सर्विसेज हैं जिसमें क्विकली किसी भी टाइम पे आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. तो पेमेंट एंड रिसीविंग ऑफ कैश बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. कस्टमर केयर फैसिलिटी, आपको बैंक से कोई भी कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके अपना बैंक को मेल डाल सकते हो, या अपना अगर कोई रिलेशनशिप मैनेजर आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या कोई भी क्वेरी है बैंक को आप नेट बैंकिंग के थ्रू बता सकते हैं या पूछ सकते हैं. एडवांटेजेस, नेट बैंकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पहले कस्टमर के लिए भी हैं, बैंक्स के लिए भी हैं.
तो कस्टमर को क्या फायदा है, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे ही, अपने फोन पे ही आप काम कर रहे हैं, आपको बैंक का जो भी काम करवाना है, स्पीडी ट्रांजैक्शन है, क्विकली हो जाता है काम, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको कॉस्ट कोई अलग से तो पे करनी नहीं पड़ रही है। कभी कभी होता है कुछ ट्रांजैक्शंस में, ऑनलाइन पेमेंट्स में थोड़ा सा चार्ज लगता है, बट वो इट्स ऑलवेज वेरी नॉमिनल। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड है, अपडेट कर बैंक आपका अपडेट करता रहता है, कोई चेंजेस करवाने हैं वो भी आप इसके थ्रू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। राउंड द क्लॉक एक्सेसिबिलिटी, हमने कहा 24/7 अवेलेबल है, कहीं एनी टाइम एनीवेयर। ऑनलाइन पेमेंट्स एंड रिसीट्स कैन बी इजीली डन एंड प्राइवेसी ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इज मेंटेन। आपको हर बार कोई पासबुक जाके बैंक ले जाके अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिक्योर रहती हैं और प्राइवेटली आप उसमें चेक कर सकते हो लॉगिन करके अपनी बैंक स्टेटमेंट। सो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज मेंटेन। बैंक्स के लिए क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस टू द बैंक्स, देयर इज लेस प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज, बैंक्स में भीड़ कम हो गई है तो इसीलिए एम्प्लॉइज अपना काम कर पा रहे हैं आराम से। एलिमिनेट्स पेपर प्रोसेसिंग, हर चीज़ का पेपर वर्क नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो रही है, तो वंस अगेन एम्प्लॉइज का प्रेशर भी कम हो रहा है और फिजिकली कोई पेपर वर्क करने की जो कॉस्ट है वो भी सेव हो रही है बैंक्स के लिए। पब्लिसिटी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स वही बैंक के अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स हुए, फॉरेक्स कार्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो बैंक्स जिसमें आपसे इन्वेस्ट डिपॉजिट्स अलग अलग टाइप्स की, उन सबकी इंफॉर्मेशन, सबके प्रमोशन बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू कर देते हैं, तो उनके लिए वो भी अच्छा रहता है। एक्सेस टू अ लार्ज मार्केट, a lot of people use only internet banking, they do not visit the branches, तो ऐसे क्या हो रहा है, मोर एंड मोर पीपल आर एबल टू यूज द बैंक्स सर्विसेज, तो एक लार्ज मार्केट बैंक को मिल रही है, एक लार्जर पब्लिक डोमेन में वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। देयर इज कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट बची नहीं है, मैन पावर की कॉस्ट बच रही है, ब्रांच ने ज़्यादा ब्रांचेस बनाने की कॉस्ट बच रही है, पेपर वर्क की कॉस्ट बच रही है, so there is cost efficiency. Customer satisfaction banks feel ज़्यादा रहता है जब customer is able to operate from the comfort of their office or home and use the bank services. Improved competitive position, बैंक्स के आपस में जो कंपटीशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हो गया, वो इम्प्रूव, बैंक्स की स्टैंडिंग कंपटीशन में इम्प्रूव हुई है क्योंकि सर्विसेज वो अच्छी दे पा रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड है, सो देयर इज इम्प्रूवमेंट इन अ कंपटीशन in the market in the banks. लेकिन there are some challenges also in net banking. क्या challenges हैं, availability of internet services, हर एरिया में, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में क्या पता कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द एरियाज कि हर कोई नेट बैंकिंग यूज़ कर पाए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, सेफ्टी इश्यूज फिर भी आ जाते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स अभी भी होते हैं, तो सेफ्टी इश्यूज हैं, उतनी ज़्यादा सेफ्टी सबको नहीं फील होती है, कस्टमर्स आर नॉट कंप्यूटर savvy, सारे कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, व्हाट इज व्हाट, कैसे उनको समझ में नहीं आती है हर चीज़। इसी वजह से देयर इज लैक ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस इन द इंटरनेट बैंकिंग, या तो उनको नॉलेज नहीं है या फिर उनको सेफ फील नहीं होती है, ये चीज़ सिक्योर नहीं लगती है, सो देयर इज लैक ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस। इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कस्टमर इन्फॉर्मेशन, वो एक चैलेंज है नेट बैंकिंग में कि कोई फ्रॉड हैक की वजह से या कोई डेटा लीक ना हो जाए, तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो लीक हो सकती हैं कस्टमर की, कुछ भी हो सकता है, तो उसका एक रिस्क है। All the bank branches may not be networked, which makes them cost ineffective and inefficient. जो हमने जैसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन की बात की, सेंट्रल सिस्टम होता है, तो हो सकता है कि रिमोट एरियाज की ब्रांचेस उस नेटवर्क का पार्ट नहीं बन पा रही है, कनेक्टिविटी पुअर है या बैंक का डेटाबेस इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इनएफिशिएंसी आ जाती है नेट बैंकिंग में। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज हाई है कि आपको सॉफ्टवेयर्स मेंटेन करने हैं, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, स्पीडी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके लिए सिस्टम स्मूथ चलता रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशियली जब ये चीज़ें सारी सेटअप होती हैं, इनकी कॉस्ट होती है, काफ़ी हाई कॉस्ट होती है, बाद में ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो बैंक को करनी होती है इन चीज़ों में, गवर्नमेंट को करनी होती है, इट इज़ वेरी हाई। नाउ सम सिक्योर नेट बैंकिंग टिप्स कि कस्टमर को क्या क्या करना चाहिए अपना सेफ्टी और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। कीप योर कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल, किसी से अपना आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना है, डू नॉट डिस्क्लोज इट। चेंज इट एज सून एज यू रिसीव इट बाय लॉगिंग इनटू योर नेट बैंकिंग अकाउंट। आप कभी कभी कुछ हर महीने में पॉपअप आता है कि आप अपना आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, नया बना लो, तो उसको ध्यान रखो, डू नॉट राइट इट डाउन एनीवेयर, डू नॉट शेयर इट विद एनीवन। Avoid accessing internet banking from shared computer networks.
जैसे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क हो गया, किसी रेस्टोरेंट का हो गया, या होटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ पे सब में वाईफाई होते हैं, तो आप अवॉइड करो। आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कोई नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस उस पब्लिक नेटवर्क पे मत करो, आपका डेटा लीक होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। Do not click on the links in the emails or websites other than the genuine net banking website of your bank to access the net banking web page. आपको जब भी नेट बैंकिंग खोलना है, आप बैंक की वेबसाइट खोलो। कई बार होता है किसी और ईमेल, बैंक का ईमेल तो नहीं, कोई और ईमेल से कोई और वेबसाइट्स में से लिंक आ जाता है कि अच्छा इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट नाउ यूज दिस लिंक। नहीं, अपना उसमें ही अगर आपको नेट बैंकिंग खोलना है, यू लॉग इन इनटू योर बैंक्स नेट बैंकिंग वेबसाइट, जो भी नेट बैंकिंग डॉट जो भी बैंक करके होता है, या जो भी वेबसाइट होती है वो यूज करना चाहिए, कोई और नहीं यूज करना चाहिए। Always visit the bank's net banking website through the bank's home page by typing the bank's web address on the browser's address bar. वही जैसे मैंने बोला कि आप बैंक की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉग इन टू रिटेल बैंकिंग, लॉग इन टू ऑनलाइन बैंकिंग, ऐसे करके सिर्फ वहीं से आप अपना नेट बैंकिंग में लॉग इन करो। Verify the authenticity of the bank's net banking webpage by checking the URL and PAD lock symbol at the bottom corner of the browser. एक लॉक सिंबल आता है छोटा सा, और आपका HTTP एड्रेस आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा आपने मतलब ऑथेंटिक, आप करेक्ट जेन्युइन वेबसाइट पे गए हो, किसी फ्रॉड की वेबसाइट पे नहीं गए हो, क्योंकि वो देखने में इंटरफेस पूरा सब कुछ सेम बना देते हैं, एवरीथिंग इज सेम, एंड आप लॉग इन करोगे आपका सारा डेटा वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिसेबल ऑटो कंप्लीट फीचर ऑन योर ब्राउजर। कई बार होता है ना, हम डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में बार बार ऑटो कंप्लीट खाता है कि अच्छा ये आपने डेटा पहले भरा हुआ है, ये है, या फिर सेव योर पासवर्ड और नेवर सेव पासवर्ड। तो वो सेविंग वाली जो चीज़ें हैं उन सबको डिसेबल कर दो अपनी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि कहीं पे भी आपका जो सिक्योर डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, कहीं पे भी ट्रांसफर ना हो पाए। तो अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करना है दैट हैपेंस। अनचेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द फॉर्म एंड क्लिक ऑन क्लियर पासवर्ड्स। कभी भी वो अनचेक करने का मतलब वो सेव करने के लिए बोल रहा है कि इसको सेव नहीं करना है, हमेशा क्लियर करना है। उस पर ओके क्लिक कर दिया। यूज वर्चुअल कीबोर्ड बाय लॉगिंग इनटू इंटरनेट बैंकिंग। कई बार होता है आप अपने कीबोर्ड से भी पासवर्ड डाल सकते हो। एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उसमें एवरी टाइम यू प्रेस वन वर्ड, उसका कीबोर्ड का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, कहीं पे भी ना क्लोनिंग करने का, यानी कॉपी करने का या लीक हो जाने का स्कोप कम हो जाता है। क्रॉस चेक योर लास्ट लॉगिन इन्फॉर्मेशन। जब भी आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं ना, उसमें लिखा आता है साइड में एक जगह पे कि आपने लास्ट लॉगिन इस डेट और इस टाइम पे किया था। उस पर ज़रूर ध्यान दो कि आपने, ऐसा तो नहीं है मैंने तो 1 महीने से खोला ही नहीं था तो इसमें 10 दिन पहले की डेट कैसे आ रही है। और रेगुलरली लॉगिन भी करते रहना चाहिए टू मॉनिटर एनी अनऑथराइज्ड लॉगिन्स। ऑलवेज टाइप योर कॉन्फिडेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डू नॉट कॉपी पेस्ट। ये नहीं है कि आपने अपने ईमेल में या किसी वर्ड फाइल में या किसी एक्सेल फाइल में आपने सेव की हुई कि मुझे याद नहीं रहती है, मैं सेव कर लूँ, and do not do, and आप copy paste करो, do not do that. Always type, never save it anywhere. Monitor your transactions regularly. Use bank's alert services and bring any fraudulent transaction to the notice of the bank. बोलते हैं ना कि SMS alert चलता रहे, email alert चलता रहे, और अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहे कि कोई भी डेबिट और क्रेडिट आपके ट्रांजैक्शन किए बिना तो नहीं आ रहा है, और अगर कुछ भी दिख रहा है इमीडिएटली इन्फॉर्म योर बैंक. Always log out when you exit net banking, do not directly close the browser. हमेशा जब नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, लॉग आउट का ऑप्शन होता है, वो करना है। अगर आप क्रॉस कर दोगे तो लॉग आउट नहीं होगा, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं घूमती रहेगी। विद फोन बैंकिंग भी होती है, मोबाइल बैंकिंग में क्या करते हैं, 4 डिजिट पिन होता है, यूजुअली उसके थ्रू यूज कर लेते हैं। तो आप कभी भी अपना OTP, उसका पिन आपका, या नेट बैंकिंग पासवर्ड अगर फोन में यूज कर रहे हो, एक कार्ड का CVV होता है, वो कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। बैंक से भी अगर बात कर रहे हो आप कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इवन उनको भी मत बताओ। इंश्योर दैट नो वन सीज यू एंटरिंग योर पिन। कंसील योर स्क्रीन, या ATM का अगर यूज कर रहे हो मशीन तो ध्यान रखो सिर्फ अपने हाथ से छुपा लो उसको। Avoid giving verification details to the phone banking officer in public places. Not just to the phone banking officer, anyone, any person. आप किसी को authority मत दो। Phone banking channel is meant to be used by the accounting holder only. Do not transfer it or hand over your phone to any other person after you complete the self authentication. ऐसा नहीं आपने अच्छा मैंने पासवर्ड करके लॉगिन कर दिया, मैंने अपना फोन किसी और के हाथ में दे दिया, बिल्कुल नहीं करना है। लॉग आउट करना है पहले, या फिर गो बैक एंड वो ऑथेंटिकेशन कैंसिल कर दो लॉगिन की, और सिर्फ ओनली द पर्सन हु इज यू, जिनका अकाउंट है वो ही यूज करें, तभी एक सिक्योर ट्रांजैक्शंस आप करते रह सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट नेट बैंकिंग। नेक्स्ट इज UPI। आजकल UPI पेमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि यूज़ करना चाहिए। सो व्हाट इज UPI?
Unified Payments Interface बोलते हैं. What is it? It is a system. It provides an architecture and a set of application programming interface to facilitate online payments. Different apps के साथ वो tie up करते हैं. Platform बना दिया है. किसने बनाया है? NPCI, National Payments Corporation of India, जिसमें instant real time online payments फटाफट हो जाती है. UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application of any participating bank. डिफरेंट बैंक अकाउंट्स की आपस में ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं किसी भी एक ऐप के थ्रू. वो आपका जो भीम यूपीआई ऐप है वो हो गया, या आपका पेटीएम में यूपीआई है, अमेजॉन यूपीआई, फोन पे यूपीआई, गूगल, एनीवन. उसमें सारे बैंक्स के फीचर्स मर्ज कर दिए गए हैं. सीमलेस फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट्स इनटू वन होल. डिफरेंट मर्चेंट्स अलग अलग जगह पे आप पेमेंट कर रहे हैं, अलग अलग बैंक अकाउंट्स के थ्रू कर सकते हैं. सारे बैंक फीचर्स पेमेंट के, रिसीविंग के आपको दिए जा रहे हैं यूपीआई में. सो दैट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम. अब क्या कहते हैं, इसमें भी इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, 24/7 रहता है. आपको किसी फ़ोन से कभी भी लॉग इन करके आप कर सकते हो. सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स. यू कैन ऐड मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू योर यूपीआई अकाउंट. कभी आपका एक बैंक ए में से करना है, कभी बैंक बी में से करना है, योर चॉइस. सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या बोल रहे हैं कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रहती है कि आप एक तो आपका पहले मोबाइल का अनलॉक पासवर्ड खुले, फिर आप जो यूपीआई पेमेंट का ऐप है उस ऐप में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड हो. जो ट्रांजैक्शन करते टाइम वो आपको यूपीआई 4 डिजिट 6 डिजिट यूपीआई पिन पूछता है, वो आप डाल के फिर पेमेंट कर देते हैं. बिल शेयरिंग विद फ्रेंड्स, अगर आपको बिल स्प्लिट करने हैं तो वो भी इजीली हो जाता है. बेस्ट आंसर टू कैश ऑन डिलीवरी हैसल, रनिंग टू एन एटीएम और एंटरिंग एग्जैक्ट अमाउंट. आपको कोई कैश ऑन डिलीवरी, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ज़रूरत नहीं है. यूपीआई कर दो, एटीएम से पैसा विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. जो एग्जैक्ट अमाउंट है राउंड फिगर्स में चेंज की ज़रूरत नहीं है. इजीली उतना अमाउंट एंटर करके आप ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो. मर्चेंट पेमेंट विद सिंगल एप्लीकेशन और इन ऐप पेमेंट्स. सिंगल एप्लीकेशन यानी जो एक यूपीआई की, आपकी गूगल यूपीआई की अगर ऐप है वो सारे मर्चेंट से कनेक्टेड है. इन ऐप पेमेंट्स, अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे, वहाँ पे भी यूपीआई का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो. यू कैन यूज इट फॉर यूटिलिटी बिल्स, ओवर द काउंटर जो शॉप्स के बाहर आप बार कोड लगा देंगे कि आप इसको स्कैन करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं. कोई डोनेशंस, कलेक्शंस, डिसबर्समेंट्स, एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग यूपीआई. रेजिंग कंप्लेंट फ्रॉम मोबाइल ऐप डायरेक्टली. कंप्लेंट भी आती है तो उसमें एक हेल्प का ऑप्शन है, कहीं पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि मेरा अगर कभी होता है कि ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, या का टेम्प्रेरी डाउन है, या डेबिट हो गया, ट्रांसफ़र का मैसेज आ गया लेकिन सामने पर्सन बोल रहे हैं उनको नहीं मिला, तो ऐसी कोई भी इश्यूज आ रही है वो ऐप के थ्रू ही कंप्लेंट डाल सकते हो. तो व्हाट हैपेंस हियर इज, देयर इज अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ द कस्टमर. जो भी आपकी नाम से आईडी आपने बनाई वो होती है. एक पुल एंड पुश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें. पुश का मतलब है आपको पेमेंट करनी है, और पुल का मतलब है पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो. तो इसके लिए आपकी जितनी भी कार्ड की डिटेल्स हैं हर बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कार्ड नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड. जैसे नेट बैंकिंग में हर बार आपको लॉगिन करना पड़ रहा है, इसमें वो भी नहीं करना है. इसमें सिर्फ एक एम पिन होता है आपका. पहले अपना मोबाइल का, आपका फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपका जो मोबाइल का पासवर्ड है. सेकंड सिक्योरिटी है आपकी जो आपने ट्रांजैक्शन करते टाइम वो 4 डिजिट 6 डिजिट पिन डालना है, या बायोमेट्रिक आपका फेस रिकग्निशन है, या थंब इम्प्रेशन है. जो भी है वो इंस्टेंट पेमेंट या रिसीविंग हो जाती है पैसे की. पार्टिसिपेंट्स यूपीआई इंटरफेस में होता है, पेयर होता है, PSP पेमेंट इंटरफेस जो है. पेयर, पेई मतलब कि जो पैसे दे रहे हैं, जो पैसे लेंगे. रेमिटर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक. रेमिटर बैंक है जो पैसा जिस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होगा. बेनिफिशियरी बैंक जिस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा. NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये बनाया है पूरा. बैंक अकाउंट होल्डर्स, मेरे जितने भी बैंक अकाउंट्स है तो आई एम द बैंक अकाउंट होल्डर. एंड द मर्चेंट्स, जो शॉप्स में जहाँ पेमेंट कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स पर पेमेंट कर रहे हैं, वो सारे जो मर्चेंट्स हो गए. So all of these act as participants in the UPI. Now, what are the benefits of UPI? इसमें भी बैंक्स के लिए भी फायदे हैं, कस्टमर्स के लिए भी फायदे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए भी फायदे हैं. So what are the benefits for the bank? Single click two factor authentication. बैंक्स ने आपका सिक्योरिटी बहुत स्मूथ कर दिया है. यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर द ट्रांजैक्शन. ऐसा नहीं है कि एक एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को काम करने का तरीका सेम है. लीवरेजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आपने बैंक कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे नेट बैंकिंग थी या मोबाइल बैंकिंग थी, उसको और एडवांस बनाया है. वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको यूज़ करके और एडवांस बनाया है.
उसमें मोबाइल पिन जैसी चीज़ ऐड करके और बैंकिंग में यूज़ करके। सेफर, सिक्योर्ड एंड इनोवेटिव, इट इज़ इनोवेटिव, इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ सिक्योर कि आपका डबल लेयर सिक्योरिटी है, आपकी सेफ्टी है, आपके फ़ोन आपके अपने हाथ में फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनेबल सीमलेस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस, किसी भी मर्चेंट से आप स्मूथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं फटाफट। कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी है, 24/7 जब भी करना है पेमेंट कर सकते हैं। सिंगल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स हैं अगर तो एक ही ऐप में आप उनमें ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट्स एंड यू कैन चूज किस बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, किस अकाउंट से आपको डेबिट करवाना है एंड सो ऑन। यूज ऑफ वर्चुअल आईडी इज मोर सिक्योर, देयर इज नो क्रेडेंशियल शेयरिंग। एक कोड सा बन जाता है, आपकी आईडी बन जाती है यूपीआई आईडी, वो एक वर्चुअल आईडी है, वो कहीं से शेयर, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स बहुत ज़्यादा हर बार नहीं डलेंगी। सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन, जो बैंक के लिए फायदा है कि आपको बस एक क्लिक करना है अपने पिन्स डाल के। रेज कंप्लेंट फ्रॉम मोबाइल ऐप डायरेक्टली, कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू आस्क फॉर देयर हेल्प। ओके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अब यूपीआई में क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो जाते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल में, पे रिक्वेस्ट और कलेक्ट रिक्वेस्ट। पे रिक्वेस्ट इज अ ट्रांजैक्शन वेयर इनिशिएटिंग नंबर इज पुशिंग फंड्स टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी। जैसे मेरे को एक शॉप में पेमेंट करनी है तो मैं उनका वो कोड स्कैन कर रही हूँ, मैं उनसे उनका मोबाइल नंबर मांग रही हूँ कि सर मुझे आपको ये 100 रुपीज़ देने हैं जैसे, तो आई एम इनिशिएटिंग, आई एम द इनिशिएटिंग पर्सन, आई एम मेकिंग अ पे रिक्वेस्ट। कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या हो रहा है कि आई एम गेटिंग, जो शॉपकीपर है उनके पास कलेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है कि ही इज पुलिंग फंड्स फ्रॉम माय अकाउंट, इंटेंडेड रेमिटर जो मैं पे मैं करूँगी अपनी यूपीआई वर्चुअल आईडी के थ्रू। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ऑन एनी पीएसपी ऐप, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, नेमली मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अगर मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपका रजिस्टर्ड है कि बैंक के थ्रू, ओटीपी, आप ओटीपी जनरेट कर सकते हो अपने उनके लिए, आपको पिन चेंज करना है, आपको ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, बैलेंस आ जाता है, रेजिंग एनी डिस्प्यूट्स और क्वेरी, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी यूपीआई ऐप के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट्स तो आजकल बहुत कॉमनली पेटीएम वॉलेट हो गया, गूगल, फोन पे, Amazon, these are all digital wallets. What they're doing is they're carrying your cash in a digital format, online currency एक तरह से आपकी। You can collect your credit card or debit card information in the mobile device to mobile application and you can transfer money online to the digital wallet. मैं अपना कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू उस वॉलेट में अपना बैंक से वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है कोई भी, and instead of using your plastic card to make purchases you can pay with your phone or your tablet, और अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जो कार्ड स्वाइप करने का फीचर था वो भी एलिमिनेट हो गया, आप अपना फ़ोन तो लेके जाते ही हो, फ़ोन के थ्रू कर दो। इंडिविजुअल्स अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी लिंक्ड टू द डिजिटल वॉलेट टू लोड मनी। अब हर बार उसमें वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं तो आपका जो अकाउंट है, एक कोई भी अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है। ये आपको बैंक्स भी अपने फीचर्स देते हैं कि अगर कोई भी ICICI बैंक है, SBI है, HDFC है, उनके अपने वॉलेट्स भी होते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज जैसे पेटीएम है, गूगल है, तो ऑल ऑफ देम आर डिजिटल वॉलेट्स। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जैसे। हाउ टू गेट इट, डिजिटल वॉलेट के लिए करते कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पूरा KYC करवाना पड़ता है, वो आप उनको रिक्वेस्ट डालो, आपका KYC आधार और पैन नंबर या जो भी है, दे विल चेक। देन ऑप्शन ऑफ कंज्यूमर वर्सेस मर्चेंट वॉलेट, आप एक कंज्यूमर हो जो उसको पेमेंट करनी है, एक मर्चेंट है कि आपकी शॉप है, आपकी वेबसाइट है जो जिस पे आपको पैसा आएगा, वो आपको देखना है, मोबाइल नंबर देना है और फ़ोन में डाउनलोड कर लो ऐप। सर्विस को एक्टिवेट कर देंगे, कैसे करेंगे, लोड मनी सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी लिमिट्स, पर डे लिमिट्स होती हैं हर चीज़ की, 50,000, 10,000, 1 लाख, ऐसे लिमिट्स हैं अलग अलग। यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग मर्चेंट लोकेशन थ्रू द बैंक अकाउंट और एनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, कि आप वॉलेट में आप किसी के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। रिक्वायर्ड क्या है, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, एक एमपिन डालना है, एक ऐप रखना है। सर्विसेज, आप अपनी बैलेंस चेक कर सकते हो, आप अपनी पासबुक चेक कर सकते हो, आप मनी ऐड कर सकते हो, मनी ट्रांसफर भी वापस कर सकते हो, यू कैन पे, यू कैन रिसीव मनी, यू कैन मैनेज योर पर्सनल डिटेल्स, उसमें से कुछ चेंज करना है अगर, और आपको नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, कोई भी आपने पेमेंट मिला आपको, या आपने पेमेंट किया, या आपका बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ कितना आया, दे ऑफर यू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। नाउ हैविंग कवर्ड ऑल ऑफ दीज, अब आते हैं पॉन्जी स्कीम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डाउट स्टिल हियर, डिजिटल वॉलेट, नेट बैंकिंग,
इन सब UPI, इन सब चीज़ों में कोई भी डाउट है किसी को? एक्चुअली मैं टॉपिक का बुक रेफर कर सकते हो। सिंस मैं तो PPT आई एम नॉट यूजिंग जस्ट वन बुक ना, मैं तो बहुत सारी बुक्स यूज़ करके बनाती हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो पेमेंट इंटरफेस होता है वो तो सेफ है नहीं ऑलवेज, ये कैसे अश्योर हो सकता है? सी वही ना, सेफ्टी वो दे आर वेरी बिग वेबसाइट्स, उनके बैंक्स के साथ अपने मर्चेंट के टाई अप्स हैं, सो दे आर डूइंग कि येस आपका OTP आता है तभी आप ट्रांसफर करा सकते हो, कोई आपकी अपने आप डेबिटिंग कुछ नहीं करते हैं, वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स कोई भी आपसे पिन वगैरह नहीं मांगते हैं जब तक आपकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, उनका पेमेंट इंटरफेस बैंक से डायरेक्टली उनके मर्चेंट्स दे हैव, जैसे उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई है। स्टार्टिंग में एवरीबडी वाज स्केप्टिकल अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, अबाउट ऑनलाइन पेमेंट्स, बट हैविंग सेड दैट अब क्या हो रहा है, उनकी जो क्लोन्स हो जाती हैं वो फ्रॉड वेबसाइट्स जो होती हैं, वो ये उनके सेम जैसा विंडो पूरी सेम बना लेंगे, ऐसा है, पर वो जेन्युइन नहीं होती हैं। जेन्युइन जो अमेजोन की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वही होती है, ऑथेंटिकेटेड होती है। फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है तो आपको इसीलिए फिर भी वो भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन उन्होंने हमेशा खोल के रखा है। एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ क्रॉस चेक योर लास्ट लॉगिन। नेट बैंकिंग में जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो साइड में कहीं पे लेफ्ट या राइट में कहीं पे ऊपर लिखा हुआ है, नीचे कहीं ना कहीं स्क्रीन पे लिखा होता है लास्ट लॉगिन का डेट और टाइम। तो बैंक्स कहते हैं कि आप चेक करो कि आप ना रेगुलरली लॉगिन करते रहा करो और देखा करो कि उसमें लास्ट लॉगिन की डेट वही आ रही है जब आपने लॉगिन किया था। ऐसा तो नहीं है कि उसमें लॉगिन की डेट कुछ और आ रही है। मतलब हो सकता है कि आपका एक्सेस किया किसी ने अकाउंट या बैंक की तरफ से कोई एरर है, तो अगर आप वो डेट मैच नहीं करे तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करो इमीडिएटली। हाउ इज UPI डिफरेंट फ्रॉम NEFT RTGS? NEFT RTGS है नेट बैंकिंग के फीचर्स, ठीक है, जिसमें आपकी उसमें IMPS भी होता है, इंस्टेंट पेमेंट सर्विसेज होती हैं वो। ये आपकी रियल टाइम सेटलमेंट हो जाती है, उसमें जो अमाउंट की लिमिट है वो हाई होती है। UPI में पर डे आई थिंक 50,000 है या 1 लाख हो गया है अगर KYC हुआ है तो। अगर KYC नहीं होता तो आई थिंक इट इज़ 10,000। तो UPI में इज ओनली वन पिन आपको यूज़ करना है, उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आप लिंक कर सकते हो। NEFT तो क्या है, आप अपना एक बैंक का जिसमें आप NEFT लॉग इन करोगे नेट बैंकिंग में, उससे आप NEFT और RTGS कर सकते हो। नेट बैंकिंग की मीनिंग एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ओके, मैं आपको साइट पे अवेलेबल, यू कैन यूज द PPT। आपको कोई भी जो बुक, एक बुक नहीं यूज करनी है, आपका अपना सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी का, उस सिलेबस में रेफरेंस लिस्ट है, उसमें 2-3 नाम है, आपको जो बुक यूज करना है आप यूज करो। आई एम यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज, इसलिए मेरी PPT मैच नहीं करेगी, लेकिन जो सिलेबस है मैं वो सिलेबस आपका सेम रखूंगी। अगर आप खाली PPT का कंटेंट रेफर मत करो, बुक्स भी पढ़ो। फोटो आई कैन नॉट, हाउ शुड आई सेंड यू अ फोटो? प्लीज गिव मी नोट्स। बच्चे आप क्लासेस में आपको जो PPT शो हो रही है आपको वही शो होगी। वी कैन ऐड मनी इन डिजिटल वॉलेट थ्रू UPI। यस, आई थिंक यू कैन ऐड, हाँ ऐड कर सकते हो आप। जैसे हाँ, पेटीएम में जैसे ऑप्शन आती है ना, आपका पेटीएम वॉलेट में मनी ऐड करना है तो ऑप्शन आता है कि आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, या आपको क्रेडिट कार्ड करना है, या UPI करना है। एक बार UPI और नेट बैंकिंग का मीनिंग रिपीट कर देती हूँ मैं। ये सब टॉपिक यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के अंडर ही है। यस, प्लीज ओपन योर सिलेबस। व्हाट इज PSP? PSP मीन्स पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर सिंपली मीन्स कि UPI में अगर आपका या ऑनलाइन किसी वॉलेट में आपका अकाउंट है तो उसमें एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक पेयर होगा जिसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, जिसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। Why is KYC necessary for online transactions? Just for your own safety. बिकॉज विदाउट KYC कोई भी अकाउंट बना लेगा, और कोई आपसे पैसे रिसीव कर लिया तो आप KYC में उनका पैन, उनका आधार कार्ड, उनकी जेन्युइन ID उनके पास, इसके पास जा रही है, बैंक के पास जा रही है, या जिन भी मर्चेंट का ऐप है, अमेजोन है, पेटीएम है, तो सेफ्टी मेंटेन है, इसीलिए KYC कर रहा है। कैन वी ऑल्सो चेक ऑनलाइन पेमेंट सर्टिफिकेट एज वेन वी ट्राई टू मेक अ पेमेंट?
we can see some certificate like ISO 27001. Can we check online payment through certificate? ऑनलाइन पेमेंट जैसे आप बात कर रहे हैं, जो बैलेंसेस स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ISO सर्टिफिकेट आई थिंक वो उनके लिए होता होगा ना. ISO लाइक स्टैंडर्ड्स की, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइंस के अंडर उन्होंने अपनी ऐप में जो सब कुछ बनाया हुआ है या नहीं, तो उसकी सर्टिफिकेशन हो सकता है वो होती है, तो वो एक्सेसिबल होता होगा उनकी वेबसाइट पे, ऐप पे कहीं से. आई होप दैट इज व्हाट यू मेंट. we'll talk about industrial law in the class of industrial law. Okay, नेट बैंकिंग और वो रिपीट करना है. ओके, देखो मैंने आपसे बात की कि यूपीआई है एक, आप पेमेंट, थर्ड पॉइंट पढ़ो, एक सिस्टम है यूपीआई जिसमें आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स अपने ऐड कर सकते हो सिंगल ऐप में, और आप फिर उसको पेमेंट्स के लिए और रिसीविंग कैश, चेकिंग या बैलेंसेस, इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो. तो आपको डिफरेंट बैंक्स का आप, इट्स नॉट लाइक कि जैसे नेट बैंकिंग में है कि अगर एक पर्सन का अकाउंट से SBI में है तो SBI के में वेबसाइट पे ही नेट बैंकिंग पे लॉगिन करेंगे, वहाँ से अपना अकाउंट एक्सेस करेंगे, उससे पेमेंट कर देंगे. ठीक है. यूपीआई में क्या है, एक ऐप के अंदर मान लो एक पर्सन का SBI में भी अकाउंट है, एक पर्सन का ICICI में भी अकाउंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने दोनों को लिंक कर दिया अपने यूपीआई से. फिर जब होगा ना वो पेमेंट करेंगे तो उनके पास ऑप्शन आएगा कि अच्छा यू वांट टू पे फ्रॉम SBI या यू वांट टू पे फ्रॉम ICICI. ठीक है. तो क्या है, दोनों वो ऐप में ही दोनों फंक्शंस आ रहे हैं. फाइन. नेट बैंकिंग में हमने आपको क्या बोला, नेट बैंकिंग इज अ सर्विस फ्रॉम द बैंक. ये बैंक की सर्विस है कि आप अपना बैंक अकाउंट, जो काम आपको ब्रांच में जाके करना था वो आप ऑनलाइन कर रहे हो. अब आप उसमें आप कोई भी अपने बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या आपके पेरेंट्स का अकाउंट, आप उसको कभी चेक करो, खोलो, उसमें लेफ्ट साइड में या ऊपर टैब्स आते हैं अलग अलग, पेमेंट्स के, डिपॉजिट्स के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, एवरीथिंग कम्स. ठीक है. तो क्या है, कहीं पे नंबर ऑफ सर्विसेज नेट बैंकिंग की बहुत ज्यादा है. देखो, यूपीआई इज अ पेमेंट सिस्टम, वो एक प्लेटफॉर्म है. नेट बैंकिंग एक फीचर है जो बैंक ने दिया है. यूपीआई बैंक की सर्विस में ऐड हुआ है. यूपीआई बनाया एक NPCI कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप अलग अलग बैंक्स की आप इजीली बिना ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ट्रांसफर कर रहे हैं मनी फ्रॉम योर फोन का एक पिन डाल के इजीली. ठीक है. आई होप डिफरेंस समझ में आ गया है बिटवीन यूपीआई एंड नेट बैंकिंग. पॉन्जी स्कीम्स करते हैं, उसके बाद आई टेक द रेस्ट ऑफ योर डाउट्स. What is a Ponzi scheme? एक investment fraud that pays existing investors with funds collected from new investors. तो इसमें क्या हो रहा है, क्या करते हैं ये, बोलते हैं कि हम ना आपसे अलग अलग पर्सन से पैसे कलेक्ट करते हैं एंड वी इन्वेस्ट दैट मनी, ऐसा वो बोलते हैं. बट दे डू नॉट एक्चुअली इन्वेस्ट दैट मनी. दे सिंपली व्हाट दे डू इज, उन्होंने 5 पर्सन से पैसा कलेक्ट किया. अगर एक पर्सन ने नया मांगा ना, तो उसको उन्होंने कि अच्छा दिस इज योर रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, उसमें से पैसा निकाल के दे दिया. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. They are saying that we are generating high returns with little or no risk. But in many Ponzi schemes, the fraudsters do not invest the money. They use it to pay those who invested earlier and keep some for themselves. कि उनको वो तो बोल देते हैं कि अच्छा आपने तो इन्वेस्टमेंट किया है तो इतने महीने के लिए तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया. जैसा नॉर्मल जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स में होता है कि अगर FD करते हैं तो 6 महीने के लिए बैंक में FD करते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे ही आपका 6 महीने के लिए हो गया. एग्जाम्पल दे रही हूँ. When it becomes hard to find new investor or when large number of investors cash out, these schemes tend to collapse. अब मान लो उनके पास नए ऐसे लोग ही नहीं मिल रहे जिनको वो फ्रॉड कर सकें कि अच्छा आपसे हम पैसा लेके कर देते हैं, या फिर उनके पुराने जितने भी लोगों ने पैसा उनके साथ जमा किया है सबने अपना पैसा मांग लिया, तो तब उनकी फ्रॉड पकड़ ली जाती है. या फिर क्या होता है, extraordinary returns are promised on the original investment, the fraudster will vanish with the investor money. So the system eventually collapses with later investors receiving nothing, including their initial investment. किसी ने अगर 1000 रुपये भी उसको दिए थे और बोला था उसने 6 महीने के बाद मैं आपको इसका 10% दूंगा, बैंक तो नहीं देता 6 महीने में 10%, बोला मैं आपको दूंगा, आप पता चला उनका 1000 रिसीव भी नहीं होता है, उसने से 10 लोगों से 1000 रुपीज लिए तो वो 10,000 रुपये लेके गायब. That is a Ponzi scheme. They vanish, they do not return the original money also, and this अगर वो किसी को देना भी होगा स्टार्टिंग में कि अपनी पॉपुलैरिटी करने के लिए,
रिटर्न्स के नाम पे एक पर्सन से पैसा लेके दूसरे पर्सन को दे देते हैं विदाउट एनी, कोई इन्वेस्टमेंट जेन्युइनली होती नहीं है। तो वार्निंग साइंस क्या है, कैसे किसी को पता चले? हायर रिटर्न्स विद लिटिल और नो रिस्क। कोई आपको क्लेम कर रहा है कि हम आपको इतना % रिटर्न देंगे, कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है। ऑलवेज चेक दैट व्हाट आर दे सेइंग एवरी, बिकॉज हर इन्वेस्टमेंट में देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क। ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो ज़्यादा रिस्क हमेशा होगा। बी हाईली सस्पिशियस ऑफ एनी गारंटीड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कोई भी आपको, कोई म्यूचुअल फंड, कोई भी बैंक का कोई गारंटी वो बोलता है ना कि इतना जीरो रिस्क पे तो गारंटी वो 4% 5 या 80 इन सब पे मिलता है। म्यूचुअल फंड्स भी बहुत कम होते हैं जो गारंटी देते हैं, और अगर गारंटी देते हैं तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ओवरली कंसिस्टेंट रिटर्न्स, हमेशा चेक करो कि अच्छा ये कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हमेशा ही ऊपर जा रही है, जिसमें हमेशा ही रिटर्न मिल रहा है। कि पता चला स्टॉक मार्केट में तो किसी सेक्टर में अप हो रहे हैं शेयर्स, किसी सेक्टर में डाउन हो रहे हैं, बट ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। सो अगर चेक करना चाहिए ऐसी स्कीम्स के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले। अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोई भी ब्रोकर्स हों या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी अगर बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, तो दे हैव टू ऑलवेज कंपल्सरी रजिस्टर विद सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा रजिस्टर करना होता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, मतलब समझ लो वो पॉन्जी स्कीम है। Registration is important because it provides investors with access to information about the company's management, products, services and finances. क्योंकि RBI हो गया, SEBI हो गया, NSE, मतलब कोई भी रेगुलेटर है, they will ask for transparency. जैसे आपने बोला ना KYC क्यों करना है UPI के लिए, Amazon आपसे KYC क्यों करने के लिए बोल रहा है, Paytm आपसे KYC करने के लिए क्यों बोल रहा है कि आप उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है, ये जेन्युइन पर्सन है, इनका ये पैन नंबर है, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, इनको मैं कुछ भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड होगी वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एंड अब वो रेगुलेटर से रजिस्टर हो गए, गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस में बोला कि आप केवाईसी करो अपनी डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शंस के लिए भी, तो वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है इसलिए वो कर रहे हैं, वरना फ्रॉड के चांस, वरना फिर वही ना जैसे किसी ने पूछा अभी क्वेश्चंस में दैट उनका जो मर्चेंट्स है फ्लिपकार्ट या अमेजोन के, कि वहाँ पे भी तो फ्रॉड हो सकता है, उनका पेमेंट इंटरफेस कैसा है, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग केवाईसी। Unlicensed sellers. Laws require investment professionals and firms to be licensed and registered. कोई भी प्रोफेशनल उनमें काम कर रहा है तो उसका प्रैक्टिसिंग का एक लाइसेंस होता है, जैसे ब्रोकर्स को लाइसेंस मिलता है या फिर फर्म रजिस्टर होती है, वो सब अगर नहीं किया हुआ दैट इज अ वार्निंग साइन। Secretive complex strategies. Avoid investment if you don't understand them or cannot get complete information about them. Issues with paperwork. Account statement errors may be a sign that funds are not being invested as promised. कोई भी अगर वो आपको ट्रांसपेरेंट नहीं है कि अच्छा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहे हैं, या अकाउंट स्टेटमेंट्स में एरर्स आ रही हैं, अच्छा वो तो बोल रहे हैं कि अच्छा हमने तो आपको मंथली अकाउंट स्टेटमेंट भेजते, बट उसमें कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ कहीं ना कहीं नंबर्स अजीब हैं। Difficulty receiving payments. Be suspicious if you don't receive a payment or have difficulty cashing out. यूपीआई में या डिजिटल वॉलेट में तो ऑप्शन होती है, इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, कभी कभी कॉस्ट लगती है बैंक में वापस पैसा ट्रांसफर करने की, लेकिन ऑप्शन हमेशा होती है। तो ये ऑलवेज भी नहीं है, आप रुको आपको 10% की जगह 12% दे देंगे, तो दैट इज हाउ दे ट्रैप यू। तो इनको अवॉइड कैसे करें? सीक एडवाइस एंड डू रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। पूरा चेक करो लेफ्ट राइट सेंटर, कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, रजिस्टर्ड है या नहीं। They use vague technical jargons to describe their non-existing investments, such as high yield investment program. Vague technical jargons मतलब technical terms use करते हैं कि उन्हें लगता है जिसके सामने वाले पर्सन को knowledge नहीं होती है। Global currency arbitrage, कि हम करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं कि अप डाउन होगी तो उससे हमें फायदा होगा। डोंट गेट dazzled or swayed by their, मतलब उनसे आपको फ्रॉड, उनके बातों में नहीं आना है, उनकी बातों में बहमर जाओ, इतनी यील्ड का इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, इट्स ऑल अ ट्रैप। Always ask simple questions about the company and the scheme. Be on high alert or they try to dodge questions, be more persistent. कंपनी के बारे में, स्कीम के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। अगर वो आपके क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं तो आप उनसे और प्रेशर करो, उनको और पूछो कि what is what. Ask about the board of directors who are managing the scheme and ask to meet them at least once. उनसे पूछो अच्छा आपका ऑफिस कहाँ है, आपका ओनर कौन है, आपके डायरेक्टर्स अगर कोई है तो कौन है,
कौन स्कीम मैनेज कर रहा है, क्या स्कीम है, ask them all the valid details. बेसिक क्वेश्चंस पे ही आपको पता चल जाएगा इफ इट इज अ फ्रॉड और इट्स अ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट. अब ऑनलाइन फ्रॉड्स, अब इंटरनेट बैंकिंग में जो भी सेफ्टी कंसर्न्स है उन सबके बारे में बात करेंगे. इट इज अ फ्रॉड और थेफ्ट कमिटेड यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी to illegally remove money from a bank account and transfer money to an account in a different account. क्या कह रहे हैं? इलीगली आपके अकाउंट को कोई एक्सेस कर सकता है और आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर सकता है किसी और बैंक अकाउंट में. तो क्या होता है इसमें? इट्स अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इज यूजुअली मेड पॉसिबल टेक्निक्स सच एज फिशिंग एटसेट्रा. क्या होता है फिशिंग? अभी बात करेंगे. इंटरनेट बैंकिंग इज यूज्ड टू चेक अकाउंट डिटेल्स, मेक परचेजेस, पे बिल्स, ट्रांसफर फंड्स एंड प्रिंट स्टेटमेंट, जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं. जनरली क्या होता है, यूजर आइडेंटिटी, जो आपका यूजर आईडी होता है वो आपका एक कस्टमर आईडी नंबर देता है बैंक आपको, एक पासवर्ड देते हैं जिनको आपको रिपीटेडली चेंज करना होता है. लेकिन क्या होता है कई बार ड्यू टू सम इग्नोरेंस और सिली मिस्टेक्स यूजुअली फॉल इनटू द ट्रैप. इसलिए बोलते हैं ना, कहीं पे अपना पासवर्ड मत लिखो, किसी को बताओ मत, चेंज करते रहो. तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से यू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स. अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज फिशिंग. Phishing is a fraudulent practice of sending emails pretending to be from reputable companies to induce individuals to reveal information. आपको मेल आएगा, उसमें लिखा होगा ये आपका SBI का मेल है, लेकिन वो SBI का मेल नहीं होता, किसी और ईमेल आईडी से आया होता है. कस्टमर अगर ध्यान ना दे तो वो फंस जाते हैं. उसके अंदर वो आपके क्रेडिट, अच्छा बोल रहे हैं आपको नया क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, आप अपनी ये डिटेल्स भेज दो, या आपने ये ट्रांजैक्शन में आपको ये लॉटरी स्कीम में ये प्राइज मिलेगा, आप अपना पासवर्ड भेज दो. सो ऑल ऑफ दीज आर टैक्टिक्स using a form of spam to fraudulently gain access to people's online details. कई बार उसमें ईमेल में कोई लिंक ऐसा आ जाता है जिसमें आपने क्लिक किया, आपको उसकी वेबसाइट पे वो ले जाएगा, वहाँ से वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कार्ड की है वो डाउनलोड कर लेंगे. इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग. As well as targeting online banking customers, they target online auction sites और online पेमेंट फैसिलिटीज. इसीलिए जहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं बोलते हैं उनका ब्राउजर HTTP लिंक है या नहीं, बैंक से कहीं पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो वो बैंक की वेबसाइट से कर रहे हैं या नहीं, अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो तो वो कौन से बैंक से मर्चेंट है उसका सब कुछ देखो करके. Typically, a phishing email will ask an online bank customer to follow a link to update personal bank details. वो बहुत कॉमन चीज़ है कि अच्छा आपका पैन नंबर अपडेट करना है, इसमें आ नहीं रहा, या फिर आपकी पर्सनल ये कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करनी है, यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं. ऐसे करके पर्सन फॉल्स इनटू द ट्रैप. The victim downloads a program which captures his or her bank details and sends them to a third party. तो क्या होता है, जैसे उनमें लॉगिन करते हो वो लॉगिन डिटेल्स सीधा उनके पास चली जाती हैं आपकी नेट बैंकिंग की. नाउ विशिंग. फिशिंग हो गया कि ईमेल से करते हैं. विशिंग होता है वॉइस प्लस फिशिंग. सो द ओनली डिफरेंस हियर इज द टेक्नोलॉजी. क्या होता है विशिंग कॉल में, एक पर्सन आपको फोन करते हैं, वो एक स्कैमर होता है, वो ही पोज एज एन एम्प्लॉय फ्रॉम योर बैंक और जो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर आस्किंग फॉर पर्सनल डिटेल्स. They are very creative and they will tell you many reasons why they need this information from you. अच्छा आपका ये KYC करना है, हम दोबारा KYC कर रहे हैं, ये बता दो वो बता दो. Do not assume you won't be a target of a phishing scam. ऐसा हो ही नहीं. कॉल्स आती रहती है, सबको आती है क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए, इसके लिए उसके लिए, लेकिन जब तक आपसे कोई डिटेल मांग रहा है वहाँ पे आप फंस जाओगे. एंड दे विल ट्रैप यू इन देयर टॉपिक्स. ऐसी कॉन्वर्सेशन, इस तरह से वो आपसे कॉन्वर्सेशन करते हैं. दे आर वेरी टैक्टफुल. तो आपको बहुत अलर्ट होना चाहिए अगर आप ऐसे किसी पर्सन से बात कर रहे हैं फोन पे. Regardless of the story you are told, the scammer will be aiming to convince you to divulge confidential personal banking information such as PIN or password. Even if you use a telephone keypad or keyboard to type the details, if you are online with the scammer can record them. अगर आपने उनकी भेजी किसी लिंक पे कहीं पे कुछ भी टाइप कर दिया गलती से भी, पासवर्ड डाल दिया, वो पकड़ लेगा उससे. तो प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? कीप इन्फॉर्म्ड अबाउट द फिशिंग टेक्निक्स. न्यूज़पेपर पढ़ो, अलर्ट रहो, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, आपके रेगुलेटर्स क्या बोल रहे हैं. बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, देन यू विल बी एट अ रिलेटिवली लोअर रिस्क. सॉरी. For IT administrators, ongoing security awareness training and simulated phishing for all users is recommended. अब जो बैंक्स के भी कई बार होता है ना कि बोल देते हैं अच्छा बैंक की सेफ्टी कैसी है या अमेजोन की सेफ्टी कैसी है, उनका जो मर्चेंट पेमेंट सिस्टम है, तो उनके लिए भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग करवाते रहनी चाहिए. तो उनको जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके IT प्रोफेशनल्स हैं, दे शुड आल्सो कीप अपडेटेड कि ऐसी ऐसी टैक्टिक्स आजकल यूज़ हो रही हैं, तो उनको अपना अपडेट करना है, सिक्योर करना, और ज़्यादा सिक्योर करना है सिस्टम. थिंक बिफोर यू क्लिक. किसी भी अगर आपको ईमेल में कुछ भी लग रहा है
तो always think before you clicking on the links of random emails or messages is not a smart move. देखने में लगता है कि exactly वही वेबसाइट होगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे एक लेटर भी इधर उधर होता है ब्राउजर की लिंक में या इंटरफेस में, तो मतलब समझ जाओ that it is a fraud website. Go directly to the source than clicking a potentially dangerous link. नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है तो अपने बैंक की वेबसाइट पे जाके करो और किसी लिंक के थ्रू मत करो. वेरीफाई साइट्स सिक्योरिटी. भाई सिक्योरिटी आपका एक दो वर्ड्स वो इधर उधर लेटर्स इधर उधर की ध्यान भी नहीं रहता किसी का, वो नई वेबसाइट बना देते हैं. HTTP से कई बार नहीं होता, कोई कोड सा होता है कुछ भी डाउनलोड करने के लिए. तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी सस्पिशियस ईमेल्स, तो इनको हमेशा ध्यान रखना है. द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हियर कैन बी एक्सेस्ड बाय साइबर क्रिमिनल. कई बार होता है ना कुछ डाउनलोड करने के लिए यू नीड अ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. नहीं, डोंट डू दैट. चेक योर ऑनलाइन अकाउंट्स रेगुलरली लॉग इन करते रहो अपने अकाउंट्स में, बैलेंसेस देखते रहो, स्टेटमेंट्स देखते रहो टू मेक श्योर कि लॉग इन तो अलग नहीं हुआ है, पेमेंट जो मैंने की है या रिसीव की उसके अलावा कुछ प्लस माइनस तो नहीं हुआ है. सो कीप ऑलवेज चेकिंग योर अकाउंट्स रेगुलरली. कीप योर ब्राउजर अप टू डेट. कई बार होता है कि आपके ब्राउजर्स भी आपको एक पॉपअप आ जाता है कि इसके आगे ये अनसेफ है, प्लीज़ प्रोसीड एट योर ओन रिस्क. उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. या फिर वो if you typically ignore the messages about updating your browser, then stop doing that. Use firewalls. Firewalls भी एक प्रोटेक्शन होती है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उससे ज़्यादा हाई एक सुपीरियर लेवल की होती है. बिटवीन यू योर कंप्यूटर एंड द आउटसाइड इंट्रूडर एक डेस्कटॉप फायरवॉल होती है, एक नेटवर्क फायरवॉल होती है. नेटवर्क के लिए है एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है. तो उसमें हैकर्स कुछ ना फिशर्स कुछ ना कुछ कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में. आपका IP एड्रेस ट्रैक करके वो आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, उसका डेटा. तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. बी वेरी ऑफ पॉपअप्स. जैसे मैंने कहा ना वेबसाइट्स पे आता है वो ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं पॉपअप्स को, तो उनको ब्लॉक कर दो अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा तो कैंसिल कर दो. कुछ भी कैंसिल करने का ऑप्शन आ रहा है एक बार ट्रांजैक्शन को, तो वो नहीं करना है. या तो पासवर्ड डालो ही मत, OTP जो आ गया और क्रॉस कर दो. कैंसिल करोगे तो कई बार डेबिट हो जाता है, पेमेंट नहीं होती है, यू कैन रन इनटू 10 अदर प्रॉब्लम्स. नेवर गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जैसे किसी से भी पर्सन से आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपका अपना बैंक का मैनेजर ही क्यों ना हो, उनको अपना पासवर्ड मत बताओ, अपनी कहीं पे लिख के सेव मत करो. मोस्ट ऑफ द फिशिंग ईमेल्स विल डायरेक्ट यू टू पेजेस वेयर एंट्रीज फॉर पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. ये बहुत कॉमन होता है कि ये अपडेट करना है, अच्छा ये ठीक है या नहीं. कहीं पे कुछ बिल्कुल क्लिक मत करो, ईमेल को क्रॉस करके डिलीट करके फिनिश इट. यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको स्कैम्स के थ्रू थोड़ा बचा सकते हैं. क्योंकि क्या होता है कि सिक्योरिटी को अपडेट करते रहते हैं. तो कहते हैं कि इट स्कैन्स एवरी फाइल विच कम्स टू द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर विच हेल्प्स प्रिवेंट डैमेज टू योर सिस्टम. कई बार एक ऐसी फाइल आ जाती है उस सिस्टम में डाउनलोड हो गई तो वो आपका सब कुछ क्रैश कर देती है, तो आपका सारा डेटा एक्सेस कर लेती है. तब कहते हैं ना कि सिस्टम स्लो होने लग गया. उसमें आ सकता है कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जहाँ से जिस पर्सन से फाइल आई थी वो आपका सब हैक कर ले. तो यू शुड बी वेरी अवेयर, वेरी अवेक टू सच थिंग्स. You may receive letters or emails from foreign entities or individuals claiming to offer huge amount on the pretext of helping you in your business. Stay away. They may request for your bank details. They make initial deposit कि अच्छा इतना आपको initial देना है, उतना transfer करके फिर इतना मिलेगा इतने दिन बाद. Don't fall for that. They may also claim that huge sum of money for dispersal of loan at very cheap rates and keep any account with the RBI. तो ऐसे messages आते रहते हैं कि इतने सस्ता इतना लोन, कौन सा बैंक है, कौन सी रजिस्ट्रेशन है, नथिंग इज नोन. RBI डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट. RBI तो एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का. RBI कोई किसी के पर्सनल के अकाउंट थोड़ा ना बनाते हैं. RBI तो बैंक्स को मैनेज कर रहे हैं, तो उनके किसी कंपनी के किसी इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं RBI. RBI has received approvals or clarification requests from individuals or entities for effecting the remittances in foreign currency through commission और फीस फॉर रिसीविंग प्राइजेस वन एंड ओवरसीज स्कीम्स. तो अब इस चीज़ों में भी ध्यान रखना है. तो अगर आपने ऐसा कुछ जेन्युइनली किया भी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अब क्या है अगर फॉरेन करेंसी में है तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगाएगी, ड्यूटी लगाएगी, फीस लगाएगी, वो सब पे करके अपने बैंक के चैनल के थ्रू करना है, नॉट एनीवेयर एल्स. डू नॉट पार्टिसिपेट इन लॉटरी स्कीम्स, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. फिशिंग. नेक्स्ट एक हमने फिशिंग किया, विशिंग किया, एक होता है स्मिशिंग. स्मिशिंग होती है SMS के थ्रू आपके फोन पर मैसेजेस आ जाते हैं, फोन टेक्स्ट मैसेजेस टू लुर विक्टिम इनटू कॉलिंग बैक ऑन अ फ्रॉडुलेंट फोन नंबर
यूजिंग फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स और malicious कंटेंट। क्या करते हैं ये, एक SMS भेजते हैं, इसमें आपकी इतनी लॉटरी लगी है या आपने इतना लॉटरी जॉब ऑफर है आपको, तो आप अपनी डिटेल्स भेज दो। डोंट डू दैट। Unaware, the customers follow instructions and or call a phone number or download some file, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो। फिर वहाँ से वो अपना आपकी डिटेल्स ट्रेस कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नेवर शेयर योर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द SMS, उसको डिलीट कर दो। Nothing is free in the world, everything comes at a price, make sure of that. Card skimming क्या होती है? Illegal copying of information from the magnetic strip of a credit card. ये पहले होने लगा था कि क्रेडिट कार्ड की जो पीछे ब्लैक कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ना, उसको कहीं स्वाइप किया, वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रेडिट कार्ड की उसके अंदर वो डाउनलोड हो जाएगी। अब क्या करें इससे बचने के लिए? यू सी एनीथिंग अनयूजुअल, स्ट्रेंज और सस्पिशियस, और कि अच्छा एटीएम में कुछ गड़बड़ लगी है, उसका कीपैड नहीं चल रहा आपका, जिस शॉप पे आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, आप कैंसिल कर दो उस ट्रांजैक्शन को। या पैसा अगर इमीडिएट डेबिट भी हुआ है, इमीडिएटली इन्फॉर्म योर बैंक दैट दिस हैपेंड, तो बैंक उसको कैंसिल ब्लॉक कर देगा वहाँ से। If it appears to have anything stuck on the card slot or keypad, do not use it. उनका आपको जो कार्ड स्लॉट मशीन होती है वो आपको टैम्पर्ड लग रही है, उससे कुछ और कनेक्टेड है, do not do the transaction from that. Use your hand body wallet to shield your PIN when you're conducting the transaction at any point of sale or ATM location. अपना उसको अपने हाथ से हाइड करके करो पेटीएम, 10 लोगों के बीच में खड़े होकर मत डालो पिन। नेवर लेट योर डेबिट कार्ड आउट ऑफ साइट। वो बोलेंगे अच्छा ये मशीन चल रही है, मैं ले जाता हूँ दूसरी जगह स्वाइप कर देता हूँ, नहीं, आप उनके साथ जाओ, कहीं से वो कहीं और स्वाइप करके कहीं स्कैन करके आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है मैग्नेटिक स्ट्रिप से। Change your card pin frequently as an additional security measure. Change करते रहो या तो फिर if your card is lost, stolen or you suspect tampering, cancel it immediately and report your suspicion to the financial institution. कई बार होता है कि हमारा ATM मशीन में फंस जाता है कार्ड या कार्ड कहीं खो गया, इमीडिएटली बैंक को कॉल करके कार्ड को इमीडिएटली ब्लॉक करवाओ, और अगर आपके पास कोई मैसेज आ जाता है किसी ट्रांजैक्शन का, रिपोर्ट इट टू द बैंक एंड गेट इट कैंसिल फ्रॉम देम। ये होती है स्किमिंग। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग होती है आपने कहीं पे कार्ड यूज किया, वो आपका कार्ड जो है फिजिकल कार्ड, उसको कहीं से किसी स्कैनर पे, कहीं उनके नीचे छुपा हुआ स्कैनर होता है छोटा सा, या एक कुछ स्कैन बारकोड जैसे कोई मशीन होती है, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है सॉफ्ट कॉपी में। तो क्या करें? फर्स्ट थिंग, नेवर लेट योर कार्ड आउटसाइड, अपने सामने पेमेंट करो उससे। साइन, ऑलवेज पुट योर सिग्नेचर्स ऑन द बैक ऑफ द कार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज चिप कार्ड्स ओनली। आरबीआई का कुछ टाइम पहले मैंडेट आ गया था कि हर कार्ड के ऊपर अगर चिप नहीं है तो उनको निकाल लो सिस्टम में से। पेमेंट सिर्फ चिप वाले कार्ड से होगी, तो क्या हो रहा है उसमें इंफॉर्मेशन चिप में जा रही है, सिर्फ मैग्नेटिक स्ट्रिप में नहीं जा रही है। चिप इज अ सुपीरियर सेफर दिस थिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लोनिंग एंड स्किमिंग। डोंट शेयर योर पिन। यूज अ लो वैल्यू कार्ड, और अगर फिर भी लगता है तो मेक श्योर अगर आपके 2 अकाउंट्स हैं तो एक अकाउंट में पैसा कम रखो, जिसमें कम पैसा है उसी को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करो। इन दिस फ्रॉम 2 लेयर सिक्योरिटी। ओटीपी के अलावा बोलो एक और ओटीपी आएगा, या एक और सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, या कोई और पासवर्ड है, कुछ भी क्रिएट कर दो। डिस्ट्रॉय ओल्ड रिसीट्स, अगर रिसीट्स मिलती हैं या एटीएम की रिसीट हो गई, ऑलवेज डिस्ट्रॉय देम, उसके पीसेस करके कहीं पे उसको छोड़ना मत। ट्रैक और मैसेजेस ऑन द फोन, मेक श्योर फोन पे हमेशा जो डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है उसके मैसेजेस आते रहें। डोंट स्टोर योर कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल दैट। सेव करने का आता है ना चॉइस, सेव करना है या नहीं, डोंट सेव इट। एटीएम बैंकिंग से कैसे बच सकते हैं? मेमोराइज योर पिन, डू नॉट राइट इट डाउन एनीवेयर, जो फॉर एनीथिंग, इट डज नॉट अप्लाई फॉर जस्ट वन। डू नॉट शेयर योर पिन और कार्ड विद एनीवन इंक्लूडिंग द बैंक एम्प्लॉइज, फ्रेंड्स, फैमिली। चेंज करते रहो, किसी से शेयर मत करो। स्टैंड क्लोज टू द एटीएम मशीन, उसको हाइड करके अपना पासवर्ड डालो। डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अगर कुछ भी
दिक्कत आती है, ये नहीं है कि पीछे जो पर्सन खड़ा था लाइन में उनसे बात करने की, अच्छा भाई साहब ये दिक्कत हो गई है, नो, डोंट डू दैट. डू नॉट कंडक्ट एनी ट्रांजैक्शन, यू फाइंड एनी अनयूजुअल डिवाइस कनेक्टेड. एटीएम मशीन के आसपास कहीं पे कुछ और तो नहीं, कोई छोटा सा स्कैनर तो नहीं रखा या कुछ भी डिवाइस तो नहीं रखी. चेक दैट. तो इसीलिए जो बैंक आपका अपना बैंक का एटीएम है वहीं जाओ. मेक श्योर आप जो मोबाइल एटीएम यूज कर रहे हो वो भी मेक श्योर कि वो आपके ओरिजिनल बैंक का ही है. प्रेस द कैंसिल की एंड वेट फॉर द वेलकम स्क्रीन बिफोर मूविंग अवे. हमेशा बोलते हैं ना, ट्रांजैक्शन कर लिया है, बैंक से विड्रॉ करना, उसको कैंसिल करो, कार्ड रिमूव करने के बाद वेलकम स्क्रीन जो दोबारा नेक्स्ट कस्टमर के लिए आनी चाहिए वो आ गई, उसके बाद अपना सब खत्म करके निकल जाओ वहाँ से. इफ यू गेट अ ट्रांजैक्शन स्लिप, श्रेड इट इमीडिएटली आफ्टर. You throw it in the dustbin, you keep it in your purse. Solid, उसको कभी मत रखना अपने पास. If your ATM card is lost or stolen, report it to the bank, get it blocked from them and ask for them to issue a new one. Depositing a check or card into the ATM, check the credit entry in your account after a couple days. ऑप्शन होता है ना ATM में भी हम चेक डाल सकते हैं, तो वो भी ट्रांजैक्शन ट्रैक कर लो कि हाँ हो गया या नहीं. रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद द बैंक. हमेशा SMS अलर्ट्स के लिए एक जब बैंक अकाउंट खोलता है ना ऑप्शन होता है SMS अलर्ट्स, इंटरनेट अलर्ट्स, सब पे मेक श्योर यू डू दैट. If your card gets stuck in the ATM or cash is not dispensed, call your bank immediately. कई बार होता है ना कार्ड फंस गया या पैसे नहीं निकले, कोई भी प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करो. If you have any complaint, you must take it up with the bank. Any problem आपका ATM में, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, किसी भी ट्रांजैक्शन में anything happens, okay, we'll take the doubts. ग्रुप में ऐड कैसे हो सकते हैं? मैं पहली बार क्लास ले रहे हैं आप. क्लास में क्लासेस तो लास्ट अब तो 2 हफ्ते हो गए क्लास. आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. Fraudsters pay to the earlier investors from the new investors. Then what will happen to the new investors? Okay, what I'll tell you one thing. मान लीजिए आपने आशु आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, आपने बोला कि मैंने ये कंपनी खोला है, यू आर अ फ्रॉड, ठीक है. I'm just assuming this, okay? You come to me and to of your other teachers, ठीक है, कि मैम दिस इज द स्कीम, I have started this financial instrument, mutual fund है, कुछ भी बोल के just to scam me, just to take my money. तो कि आप अच्छा 1000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, बैंक तो 5% देता है, मैं आपको 9% दूंगा in 6 months, not even in 1 year, 6 months, ठीक है. मैंने आपको 1000 रुपीज दे दिए. सेम थिंग आपकी सेकंड मैम ने भी कर दिया, ठीक है. अब क्या हुआ, 6 महीने हो गए, यू नीड टू पे मी मनी बैक. आप ऐसे करते जा रहे थे हर महीना आपको 2 लोग भी मिल रहे थे, तो पैसा तो उसको 6 महीने बाद देना है ना. मान लो मुझे 6 महीने बाद आपको 1500 कितना 6% कितना होगा, 60 रुपीज या 9%, 90 रुपीज आपको मुझे देने थे. आप मुझे 1090 रुपीज दे दोगे, लेकिन आपने बाकी लोगों से तो हजार रुपए लिए हैं ना, आपको उसमें से 90 रुपए तो एक्स्ट्रा निकाल के देना है. आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, यू आर सिंपली फ्रॉडिंग पीपल. एक पर्सन का पैसा दूसरे पर्सन को दे रहे हो आप. एंड जेन्युइन जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, मान लो आपने 5 लोगों से लिए थे, पैसा मांग लिया, आपके पास नया इन्वेस्टर ही नहीं है कोई, तब क्या करोगे? या अ पर्सन रिफ्यूज टू पे, आपके पास पैसा कलेक्ट ही नहीं हुआ मुझे रीपे करने के लिए, आप मेरा 1000 रुपीज लेके गायब हो जाओगे. अगर थी वो खत्म हो जाएगी इंटरनेट से, कोई ऑफिस था, नाम का ऑफिस था, so everything will vanish. What is the difference between mutual fund and SIP? I told you to study in the last class. Did you study?